सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ कौशल में। आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग बहुत सारा चीज़ देख लिए थे, बहुत सारा चीज़ पूरे डिटेल्स में स्टडी कर लिए थे, जिसमें हम लोग थर्मामीटर के बारे में जाने थे, हीट के बारे में जाने थे, हीट का जो कंडक्शन होता है उसमें हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए थे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एडवेक्शन इसके बारे में देखे थे। थर्मामीटर के बारे में देखे थे और टेम्परेचर जो कन्वर्ट होता है उसके बारे में देखे थे। वो एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो था उसके बारे में देखे थे। जितने भी एप्लीकेशंस हैं हीट के वो एप्लीकेशंस देखे थे और भी बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखना चाहेंगे दूसरा पार्ट, और आज जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल्स का पोर्शन ज़्यादा रहेगा। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसका डायरेक्टली यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में। यानी कि आज हम लोग न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा अच्छे से। याद रखिएगा, रेलवे जो है आरआरबी एग्ज़ाम वो इस टॉपिक को काफ़ी फोकस करती है, इस पर काफ़ी ध्यान देती है अगर वो न्यूमेरिकल्स पूछती है एग्ज़ाम में तो। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियो फैलाइए। और अगर आप जो भी मैं लिखता हूँ इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, स्टडी विथ कौशल, या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लिंक वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आप इंडिविजुअल PDF भी खरीद सकते हैं और एक कंबाइंड PDF भी ऑल नोट्स का खरीद सकते हैं। कंबाइंड PDF में आपको कंपैरेटिवली कुछ कम प्राइस लगेगा और इंडिविजुअल PDF खरीदिएगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस लगेगा, ज़्यादा नहीं, उतना भी नहीं। ठीक है, 79 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट का आपका PDF मिल जाएगा। जैसे बायोलॉजी खरीदना चाहते हैं, केमिस्ट्री खरीदना चाहते हैं, फिजिक्स, सब आपको 79 में मिल जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको 49 में मिलेगा। ठीक है, और छोटा मोटा टॉपिक जैसे QR सीरीज है वो आपको 49 में मिलेगा। BSSC PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको 49 में मिल जाएगा, तो आप उसको खरीद सकते हैं। और बात करें, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो जो सबसे पहला है आपका हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, इसको हम लोग देखते हैं। हीट कैपेसिटी होता क्या है? किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसमें कुछ हीट दिए मान लीजिए, तो इसका टेम्परेचर हो गया 31 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस हीट बढ़ाने के लिए जो भी हम लोग हीट देना पड़ा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देना पड़ा उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। और याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी को कैसे दिखाते हैं? Q/T, Q/ΔT। Q क्या होता है? जो रिक्वायर्ड हीट, जो हमको हीट देना पड़ा, और T क्या हो गया? टेम्परेचर। मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिए तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, जैसे मान लीजिए 40 जूल हीट आपको लगा 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए कितना लगा आपको? 4 जूल लगा। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, वही है Q को ΔT से, टेम्परेचर डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वो हीट कैपेसिटी आ जाएगा, C। हीट कैपेसिटी को C से दिखाते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट। इसका तो हो जाएगा जूल, हीट का हो जाएगा जूल, और टेम्परेचर का केल्विन, यानी कि जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। जैसे मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस हुआ, कितना बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, यानी कि अंतर वही है। और 4 डिग्री सेल्सियस वो केल्विन में लिखिएगा तो 273 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 277। इसको भी 273 जोड़िएगा तो कितना? 278। तो कितना अंतर हुआ? 1 डिग्री केल्विन अंतर हुआ। यानी कि डिफरेंस जो है, चाहे केल्विन में लीजिए चाहे डिग्री सेल्सियस में लीजिए, दोनों में सेम होता है। इसीलिए इसका SI यूनिट चाहे तो जूल पर केल्विन लिखिए या पर डिग्री सेल्सियस लिखिए, दोनों बात बराबर है। अदर यूनिट का बात करें, जूल की जगह अगर आप कैलोरी ले लेते हैं तो कैलोरी पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी इसका यूनिट हो सकता है। डायमेंशन का बात करें तो याद रखिए इसका डायमेंशन क्या होता है? mL2T-2, क्योंकि ये एनर्जी का जो यूनिट है वही इसका भी यूनिट होगा, वर्क का जो यूनिट है वही इसका भी यूनिट होगा। एनर्जी, वर्क और हीट तीनों का यूनिट सेम होता है। और टेम्परेचर का यूनिट होता है थीटा से दिखाते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे थीटा को, तो थीटा पर -1 हो जाएगा, तो mL2T-2 थीटा -1। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन हीट कैपेसिटी का। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। हियर लिखा गया है, देखिए इसको हीट कर लीजिए, स्पेसिफिक हीट होगा। ठीक है, हीट होता क्या है? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। ये क्या होता है? देखिए अब इसमें यहाँ तो हम लोग देखे थे किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, लेकिन अब क्या है? 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए
तो वो स्पेसिफिक हीट हो गया, क्योंकि वो ग्राम भी उसमें आ गया तो वो थोड़ा सा हीट को स्पेसिफिक कर दिया गया, विशिष्ट कर दिया गया है। यानी कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान यानी कि 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी हीट लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्पेसिफिक हीट। यानी कि पहले अगर हम लोग टेम्परेचर से डिवाइड करते थे, अब हम लोग किसे डिवाइड करेंगे, मास से भी डिवाइड कर देंगे। S=Q/m डेल्टा टी। तो और यही अगर हम लोग Q का बात करें, एनर्जी हीट का बात करें, Q=ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर हम लोग S का यूनिट देख लें, SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जूल, इसका पर हो जाएगा ग्राम या केजी, इसका हो जाएगा केल्विन। तो जूल पर केजी पर केल्विन ये इसका यूनिट हो जाएगा। और अदर यूनिट का बात करें तो अगर इसको कैलोरी में लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, जो भी आप लिख सकते हैं। डायमेंशन का बात करें, इसका हो जाएगा mL2T-2, मास का हो जाएगा m और इसका हो जाएगा थीटा। m और m कट जाएगा, बचेगा क्या, m का पावर 0, L का पावर 2, T-2, थीटा-1। ये डायमेंशन हो जाएगा स्पेसिफिक हीट का। दोनों का डायमेंशन में अंतर क्या है, यहाँ पर मास का 1 है, यहाँ पर मास का 0 है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। क्यों अंतर है, क्योंकि यहाँ पर एक मास लग जाता है, देखिए मास लग जाता है, इसलिए मास जो है ऊपर से कट जाता है। तो ये था हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में यही अंतर था। अब देखिए दोनों में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं क्या। S जो है आपका S से दिखाते हैं कि इसको स्पेसिफिक हीट को, S को क्या लिखते हैं, Q/m डेल्टा टी, m डेल्टा टी, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अब देखिए Q/S क्यों, C/m ना होगा, हाँ m होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया, m होगा, C/m हो जाएगा, ठीक है। यानी कि Q/डेल्टा टी को हम लोग लिख देंगे C, देखिए Q/डेल्टा टी को हम लोग C लिख देंगे, यानी कि S=C/m, S=C/m। अब देखिए समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो C=m/s, यानी कि जो ऊष्माधारिता होती है वो विशिष्ट ऊष्माधारिता से द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देने पर आ जाती है। यानी कि जो स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हीट कैपेसिटी आ जाएगा। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। जैसे आपको 2 चीज़ याद रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का क्या होता है, तो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या इसी को कैलोरी को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो कैलोरी की जगह हो जाएगा 4.2, तो कैलोरी की जगह जूल लिख देंगे, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। या इस कैलोरी के जगह क्या बोलते हैं, ग्राम के जगह हम लोग केजी कर देंगे तो क्या होगा, नीचे में केजी है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जगह 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। और इसी को अगर फिर ग्राम को केजी में कर देंगे क्या हो जाएगा, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। जो आपको लिखना है याद रखिए, जनरली आपको ये ग्राम वाला और केजी वाला ग्राम वाला ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा ग्राम वाला यूज होता है, और कैलोरी वाला याद रखिएगा, कैलोरी वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है। स्पेसिफिक आइस का क्या है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसमें 2.1, इसी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि 4.2 का आधा, जैसे 1 का आधा हो गया 0.5 तो 4.2 का आधा हो जाएगा 2.1, बस यही है और कुछ नहीं है। और इसी को अगर ग्राम को केजी में कर देंगे, सॉरी यहाँ पर केजी होना चाहिए, गलती से ये लिखा के कर दीजिए यहाँ पर केजी होगा, ठीक है, हमारा केजी किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम होगा, यहाँ पर केजी होगा, ठीक है, केजी, और यहाँ पर भी केजी हो जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि वाटर का कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और आइस का, बर्फ़ का कितना होता है 0.5, यानी कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना हो गया, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और आइस का हो गया 0.5, बस 1 और 0.5 आपको याद रखना और कुछ नहीं। अब समझिएगा, यहाँ पर किसी पदार्थ की अवस्था बदले बिना, यानी कि उसका स्टेट चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं, विदाउट चेंजिंग स्टेट, ताप में परिवर्तन करने के लिए जो भी हीट का आवश्यकता होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। और ये कितना होता है, Q=ms डेल्टा टी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए पानी है, पानी का तापमान अगर मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस कर दिए पानी का तापमान, तो पानी था पहले भी, बाद में भी पानी है, स्टेट उसका परिवर्तन नहीं हुआ है, तो क्या होगा, वहाँ पर जो ऊर्जा लगेगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट, ठीक है।
वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। लेकिन मान लीजिए अवस्था परिवर्तन करना है, मान लीजिए आप अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो भी आपको ऊष्मा या हीट लगेगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। जैसे मान लीजिए बर्फ़ से बना दिए पानी, तो सॉलिड से लिक्विड हो गया ना, सॉलिड से लिक्विड हो गया, ठोस से द्रव में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो गया, स्टेट चेंज हो गया। जहाँ भी स्टेट चेंज होगा वहाँ पर लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता है। ठीक है, लेटेंट हीट का कंसेप्ट, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा ऊपर वाला में क्या होगा, अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, टेम्परेचर परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें क्या है, टेम्परेचर परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। दोनों मंत्र समझिएगा। जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बना रहे हैं, तो क्या होगा, ये बर्फ़ पानी बनेगा ना, तो जब तक बर्फ़ पूरा बर्फ़ पानी नहीं बन जाता है तब तक उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब पूरा बर्फ़ पानी बनेगा तब उसका तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए कोई बर्फ़ है, ठीक है, इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग गर्म किए, ठीक है, गर्म किए तो इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, -10 से -9, -9 से -8 होते होते ये 0 पर आया। बर्फ़ कितना पर आया, 0 पर आया। अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा और ये बर्फ़ पिघलना शुरू होगा, मान लीजिए आधा बर्फ़ पिघल गया, अभी भी इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही है, फिर और पिघल गया, मान लीजिए अब थोड़ा सा बर्फ़ बचा हुआ है, वो भी बर्फ़ पिघल जाएगा। जब पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा तब तक इसका तापमान स्थिर हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जब बर्फ़ पिघल के पानी बन गया, अब इसका तापमान 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा, 1 2 3, और हीट दीजिएगा तो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि बर्फ़ जब तक पूरा पानी नहीं बनेगा तब तक उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान उसका बढ़ेगा नहीं। यही इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है और ये आपको बहुत ज़्यादा यूज होता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। जब हम आपको कैलोरीमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। 20 ग्राम जल वाटर है, उसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितना एनर्जी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 20 ग्राम जल है, तापमान 40 से 70 कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, स्पेसिफिक हीट का यूज होगा। ठीक है, अगर अवस्था परिवर्तन हो जाता तो लेटेंट हीट का कंसेप्ट यूज होता। चूँकि यहाँ अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, पानी ही है, पहले भी पानी था, बाद भी पानी है। पहले पानी का टेम्परेचर 40 था, बाद में पानी का टेम्परेचर 70 है। तो यहाँ पर Q = ms डेल्टा टी। मास कितना दे दिया, 20, तो मास की जगह देती है 20। S क्या होता है, S 1 होता है, हम लोग बताए थे। S वाटर के लिए 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पर कैलोरी, S = 1 ग्राम पर आपको पर kg पर डिग्री सेल्सियस, यही होता है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 20 × 1, और यहाँ टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, तो 70 - 40, 70 - 40 हो जाएगा 30, तो आपका कितना हो जाएगा, 30 × 20 हो गया 600 कैलोरी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अगर आपका मान लीजिए जूल में दिया रहता आंसर, तो इस 600 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो 600 × 4.2 आंसर हो जाएगा 25-20। यहाँ देखिए ऑप्शन कौन है, देखिए आंसर आपका 600 कैलोरी भी दिया हुआ है, 25-20 जूल भी दिया हुआ है, तो यानी कि बोथ A एंड C आंसर हो जाएगा आपका, बोथ A एंड C आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 kg जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी। तो देखिए 1 kg दे दिया है और यहाँ पर तापमान 30 से 80 दे दिया है, तो यानी कि 1 kg को हम लोग को ग्राम में बदलना होगा। तो हम लोग को यहाँ देखिए अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट आएगा, विशिष्ट ऊष्मा का कंसेप्ट आएगा। तो क्या है, Q = ms डेल्टा टी, यानी कि m की जगह हो गया आपका 1000, क्योंकि 1 kg है तो 1000 ग्राम, और s पानी का s होता है 1, और t हो जाएगा 50 कैलोरी, तो कितना हो जाएगा, 50 × 1000 हो जाएगा 50 किलो कैलोरी। ठीक है, यही हो जाएगा कंसेप्ट आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 1 कैलोरी हीट दिए हैं 1 ग्राम तांबा में, उसका स्पेसिफिक हीट दे दिया है, उसका तापमान में को कितना बढ़ाने में समर्थ है, कितना तापमान बढ़ाएगा, डेल्टा टी पूछ रहा है। तो जब इस फॉर्मूला से अगर हम लोग डेल्टा टी निकालेंगे तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, m और s नीचे आ जाएगा, तो Q/ms। ठीक है, इस फार्मूला से तो हम लोग को तापमान पूछ रहा है, Q दे दिया आपका 1 कैलोरी, 1 कैलोरी हीट दिया है, और तांबा का मास कितना, द्रव्यमान कितना, 1 ग्राम। तो बोल रहा है अगर 1 कैलोरी हीट देंगे 1 ग्राम तांबा में तो उसका तापमान कितना बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ेगा, उस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो 1 कैलोरी 1 ग्राम, और इसका स्पेसिफिक हीट दे दिया है आपको क्वेश्चन में 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ग्राम कट गया। ठीक है, ये सेल्सियस ऊपर चल जाएगा, कैलोरी कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/0.1 हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस तांबा का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 200 ग्राम पानी है, मान लीजिए 200 ग्राम पानी है, इसका तापमान 10 से 50 करना है, तापमान कितना करना है, 10 से 50 आपको करना है, यानी कि यहाँ पर भी आपको अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, पानी पहले भी था, पानी बाद में भी है।
तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट आएगा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम कितना दे दिया है 200 ग्राम, तो 200 लिख दिए। एस के जगह 1, पानी का 1 होता है, पानी का 1 होता है, बर्फ़ का 0.5 होता है, तो पानी का 1 यहाँ पे यूज करेंगे। और डेल्टा टी कितना हो गया टेम्परेचर डिफरेंस 50 - 10 हो गया 40, तो 200 × 40 कितना हो जाएगा 8000 कैलोरी। ये 8000 कैलोरी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछता है, रेलवे बहुत ज़्यादा पूछता है, आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट अगर समझ लेंगे तो उसमें कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं, उसको हम लोग देखने में आसानी होगा। चलिए, एस अगर ज़्यादा है, मान लीजिए विशिष्ट ऊष्मा अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम बढ़ाने के 1 ग्राम का तापमान बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। अर्थात जिनकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है उनमें टेम्परेचर में चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है। वे आसानी से गर्म भी नहीं होते हैं और ना ही वे आसानी से ठंडे होते हैं। वो अपना टेम्परेचर को जल्दी बढ़ने नहीं देते। लेकिन वही उसका उल्टा, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, स्पेसिफिक हीट कम होती है, इसमें टेम्परेचर में परिवर्तन लाना ईजी होता है, आसान होता है। अर्थात आसानी से गर्म हो सकते हैं, ठंडा हो सकते हैं। कम ऊष्मा देने पर ही गर्म या ठंडा हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट था, इसको समझ गए। अब आगे समझते हैं। अगर मान लीजिए देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस का बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। सबसे कम होता है सॉलिड में, सबसे कम सॉलिड में। लिक्विड का बात करें तो लिक्विड में वाटर का ज़्यादा होता है। किससे? आइस, बर्फ़ से। बर्फ़ का कितना होता है 0.5, वाटर का 1। लेकिन गैस का सबसे ज़्यादा होता है, और गैसों में भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है। देखिए यहाँ पर, अब हमको इसको पढ़ के बताते हैं। वाटर यानी कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये पानी में बात करें। लिक्विड में बात करें, लिक्विड में पानी का सबसे ज़्यादा होता है स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर गैस का बात करें तो गैसों में सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का। ठीक है। फिर अल्कोहल का 0.6 नहीं पूछेगा एग्जाम में। बर्फ़ का 0.5 एकदम आपको 100% याद रखना है। सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? सीसा की होती है। ये पूछ सकता है। सबसे कम 0.3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सीसा का प्रयोग लैब में किया जाता है। लैब में किया जाता है क्यों? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो बहुत कम होती है। इसीलिए लैब में अगर मान लीजिए आप किसी उपकरण को आप गर्म करते हैं तो ये तुरंत से ही गर्म हो जाता है, तुरंत ही ठंडा हो जाता है। तुरंत गर्म तुरंत ठंडा, जितना जल्दी गर्म कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको H2SO4 को गर्म करना है तो थोड़ा सा हीट दिए तो वहाँ पे तुरंत गर्म हो गया, और तो हीट हटाइएगा तो तुरंत ठंडा भी हो जाएगा। यही रीज़न है। देखिए जिसका शीशा का ग्लास होता है, ठंडा के मौसम में गलती से हाथ सट जाएगा तो बहुत ठंड लगेगा वहाँ पे, और गर्मी के मौसम में शीशा का जो खिड़की रहता है वहाँ पर अगर हाथ सट गया तो बहुत गर्म रहता है। तो शीशा जो है उसका स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि कम तापमान देने पर ही वो गर्म हो जाता है, और टेम्परेचर जैसे हटाइएगा तुरंत ठंडा हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, कुछ इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे देखिए ठंड के मौसम में पौधा या फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, पौधों या फसलों को पाला लगने से बचाने के लिए उस खेत में पानी छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए ये खेत है, मान लीजिए आपका खेत है, इसमें कोई प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, पानी जो है इसका तापमान को जल्दी चेंज नहीं होने देगा। रात भर रहेगा तापमान, बाहर का तापमान कुछ और रहेगा, पानी का तापमान कुछ और रहेगा। वो पेड़ को पाला या ठंडा लगने से बचा लेगा। क्यों? क्योंकि पानी का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जब यही अगर बर्फ़ रहता तो जल्दी पाला मार देता, या पानी की जगह कुछ और भी रहता तो उसका स्पेसिफिक हीट कम रहता, तो तुरंत ठंडा लग जाता पेड़ को। हलवाई का बात करें, हलवाई देखिए, हलवाई क्या करता है, सिलेंडर को वो गर्म पानी में डाल देता है। जैसे मान लीजिए ये गर्म पानी इसमें डाल दिया सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। आप देखिए सिलेंडर के अंदर क्या होता है, अंदर होता है लिक्विड, और बाहर जब वो गैस निकलता है तो गैस, बाहर क्या निकलता है, गैस। अंदर लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विफाइड LPG है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि जो सिलेंडर है उसके अंदर में जो गैस भरी हुई है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो गैस के फॉर्म में निकलती है, और यही जलती है। अब मान लीजिए सिलेंडर का गैस एकदम ख़त्म हो गया, एकदम ख़त्म, लास्ट में आ गया है, तो क्या करेगा, उसमें उसको गर्म पानी में रख देगा। गर्म पानी क्या करता है, गर्म पानी इसको हीट करेगा, और जितना भी हीट करने पे ये गर्म वाला पार्ट ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के ये गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये कंसेप्ट यूज करता है। गर्म होने पे कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो वो गैस आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो द्रव रूप में रहता है, बाहर आने पर यह गैस के रूप में जलती है, ठीक है। और गर्म पानी में इसलिए डालता है क्योंकि वो गैस आसानी से बाहर निकल जाए। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए। आगे देखिएगा, कार का जो रेडिएटर होता है उसमें पानी डाला जाता है। क्यों? कार का जो रेडिएटर होता है उसमें पानी डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी ना तो जल्दी ठंडा होता है ना ही गर्म होता है, उसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है।
रेगिस्तान जैसे इलाकों में जल्दी गर्म भी नहीं होगा और लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में जल्दी ठंडा भी नहीं होता। लेकिन वहाँ पर आप देखिएगा इथिलीन ग्लाइकोल, शायद इथिलीन या इथिन, इथिलीन, हाँ इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल ग्लाइकोल भी डाल दिया जाता है, ठीक है। या ग्लिसरॉल, देखिएगा पेट्रोल में रेडिएटर की जगह क्या करता है, पेट्रोल में आप क्या क्या करता है, अल्कोहल मिलाया जाता है, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल वो क्या करता है, वो ही उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है। यानी कि पानी जो जमता है आपका ना, या पेट्रोल जो जमता या उसको दिक्कत, तो पेट्रोल को वो जमने नहीं देता है जल्दी, तो वो उसको ज़्यादा, अगर मान ली आप सियाचिन ग्लेशियर भी चले जाइएगा -40 -50 डिग्री सेल्सियस, तो पेट्रोल जो है वो आपका जमेगा नहीं, वो आपका सही रहेगा। आगे बात करते हैं अगला, तप्त जल के साथ। तप्त जल यानी कि गर्म जल। तप्त जल के थैलों में जल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? जैसे मान लीजिए या किसी को कोई गर्म पानी से सेकता है ना, तो क्या कीजिएगा, एक थैला रहता है, थैला उसमें पानी भरा होता है, ठीक है, पानी भरा होता है, और वो पानी आपको क्या करेगा, अगर किसी के शरीर में लगेगा तो वो तप्त जल से उसको सेकना कहते हैं। या जब पीरियड्स होता है महिलाओं को, तो वो पैकेट जो होता है गर्म जल का पैकेट, उसी से वो सेकती है, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो पता ही उसमें गर्म जल ही क्यों भरा होता है। जल भी हो सकता है, कुछ और लिक्विड भी हो सकता है। ऐसा लिक्विड यूज़ करेंगे जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है, यूज़ करें। मटेरियल यूज करें, हो सकता है पानी से ख़राब हो जाए तो उसमें कोई और मटेरियल भी यूज करें, ठीक है। या मिक्सर यूज करें, कोई मिक्सचर, जो मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट पानी से ज़्यादा हो वो यूज़ करें। क्यों? क्योंकि अगर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा तो कम तापमान देने पर ही गर्म हो जाएगा, ठीक नहीं, उसको वो अगर एक बार गर्म हुआ तो गर्म ही रहेगा बहुत देर तक, जल्दी वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, किसी धातु या मेटल को पाचन सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसकी अधिक विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि कोई भी धातु है, मेटल है, अगर उसको हम लोग पाचन सामग्री के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए, ताप उत्क्रमण और ताप अनुत्क्रमण को समझते हैं। जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर आपका कम होगा, यानी कि जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आएगा। कितना कमी आएगा? अगर 167 मीटर हम लोग ऊपर जाते हैं ना, तो तापमान आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। या अगर आपको किलोमीटर में पूछे तो अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हम लोग का कितना होगा, 16 छक 96, लगभग 6 से ज़्यादा, 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। यानी कि ऊपर जाने पर तापमान में कमी हो रही है, यानी कि ह्रास दर क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। ह्रास दर यानी कि कम होना को ह्रास दर बोलते हैं। कम हो रहा है तो हाँ हो रहा है तो पॉजिटिव, कम नहीं हो रहा है तो नेगेटिव। अगर ताप अनुत्क्रमण क्या होता है, ऊंचाई जाने पर तापमान में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो उसको ताप अनुत्क्रमण बोलेंगे। उल्टा, ताप में कमी नहीं हो रही है, अनुत्क्रमण हो रही है। इसमें ह्रास दर क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ह्रास दर ये क्या बोलता है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो नहीं हो रहा तो नेगेटिव, अगर हो रहा तो पॉजिटिव। तो यही उत्क्रमण और अनुत्क्रमण अगर एग्जाम में पूछे तो यही आंसर है। दो कंसेप्ट है जो बहुत कम ही रेयरली एग्जाम में पूछता है, लेकिन 11th के सिलेबस में था तो मैंने इसको बता दिया। देखिए, इसको समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, इसमें अंतर समझते हैं। हीट कैपेसिटी क्या था, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हम लोग को हीट पड़ेगा, हीट का ज़रूरत पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम लोग हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट क्या होगा, 1 ग्राम, किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम को हम लोग अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन थर्मल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, थर्मल कैपेसिटी हो जाएगा पूरे के पूरे पदार्थ, कितनों पदार्थ दे दिया, पूरा होल सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा उसको थर्मल कैपेसिटी। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन अमाउंट, जो भी अमाउंट दिया है, 10 kg दिया है, 50 kg दिया है, कुछ भी दिया है, उसका जो आपको सैंपल दिया हुआ है उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो वो हो जाएगा थर्मल कैपेसिटी। क्या हो जाएगा, थर्मल कैपेसिटी। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन kg which will require the same amount of heat to raise its temperature through 1 degree Celsius as it is required by the body when heated through the same temperature। अब जैसे बोल रहा है कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, मान लीजिए हीट चाहिए, वही हीट वाटर को, अगर मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर वो यूज हो तो कितना अमाउंट वाटर लगेगा, कितना kg वाटर लगेगा अमाउंट में, तो वो kg जो होता है वो बताएगा वाटर इक्विवेलेंट। यानी कि जो हीट लग रहा है उस हीट को कंपेंसेट करने के लिए जो वाटर का अमाउंट लगेगा वो हो जाएगा वाटर इक्विवेलेंट। और
न्यूमेरिकली अगर बात करें तो थर्मल कैपेसिटी ये और वाटर इक्विवेलेंट दोनों बराबर होता है, क्योंकि उतना ही हीट तो चाहिए। जितना हीट इस टेम्परेचर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए, उतना ही हीट तो इस वाटर के लिए चाहिए। तो वाटर इक्विवेलेंट जनरली केजी में होता है, लेकिन दोनों का हीट का वैल्यू तो सेम है। हीट बोल रहा है इतना ही हीट जितना इस सब्सटेंस को बढ़ाने के लिए चाहिए, उतना ही हीट वाटर के लिए चाहिए, लेकिन वाटर का अमाउंट केजी में होना चाहिए। ठीक है, तो वाटर इक्विवेलेंट जो है वो एक्चुअली हीट तो उतना ही लेगा जितना थर्मल कैपेसिटी लेगा, तो हीट दोनों में सेम होगा, इसीलिए दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होगा। अगर केजी का बात करें तो अलग हो जाएगा, लेकिन जूल का बात करें या कैलोरी का बात करें तो दोनों सेम होगा। जनरली इस दोनों कंसेप्ट को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं पूछता है। हम ऐसे ही बता दिए, आप लोग को याद रखना है नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं है। ये अब एकदम याद रखना है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। हम बताए थे स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में क्या अंतर है। अगर मान लीजिए पानी है, पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तो वहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट यूज होगा, विशिष्ट ऊष्मा का कंसेप्ट यूज होगा। लेकिन अगर पानी से बना दिए जलवाष्प, तो यहाँ क्या हुआ? स्टेट परिवर्तित हो गया, पदार्थ का अवस्था परिवर्तित हो गया। अगर अवस्था में परिवर्तन आ गया, वहाँ पर लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा का कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब तक पूरा का पूरा पानी जलवाष्प नहीं बन जाएगा, तब तक उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान मुक्त ऊष्मा को हम लोग लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान यूनिट मास का अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो होती है लेटेंट हीट। यानी कि अगर मान लीजिए m मास है बॉडी का, और m मास में आपको q एनर्जी लगा है, तो लेटेंट हीट कितना हो जाएगा? L = Q/m, यानी कि टोटल एनर्जी बटा मास। यही होता है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। रिक्वायर्ड हीट एनर्जी टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन मास कितना है? यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस एट ए फिक्स टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स होता है, याद रखिएगा। जैसे बर्फ़ से पानी बन रहा है, 10 kg बर्फ़ है। अगर मान ली 10 kg बर्फ़ में से 9 kg बर्फ़ पिघल गया, 1 kg बर्फ़ नहीं पिघला है, तो अभी भी तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तब तक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ़ पानी नहीं बन जाए। बर्फ़ जब पानी बन जाएगा तब तापमान हो सकता है बर्फ़ का धीरे धीरे बढ़े। तो ये कंसेप्ट होता है एट फिक्स टेम्परेचर का मतलब यही है। अब देखिए इसका फार्मूला L = Q/m, यानी कि Q निकालेंगे तो ml हो जाएगा। Q क्या होगा? यही है लेटेंट हीट। क्या है? लेटेंट हीट। अब आगे बात करते हैं SI यूनिट का बात करें। नहीं, Q है एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट, किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो Q है, और L है लेटेंट हीट का। जैसे SI यूनिट क्या होता है? जूल पर kg या कैलोरी पर ग्राम, ये इसका SI यूनिट होता है। डायमेंशन का बात करें तो इसका है mL2T-2, इसका है m, दोनों का सेम होता है। इसका यूनिट और स्पेसिफिक हीट का यूनिट सेम होता है, यूनिट सेम। ठीक है, यूनिट दोनों का सेम होता है। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 2 होता है और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि एक है गलन की गुप्त ऊष्मा और एक है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अंतर क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा जो है सॉलिड से लिक्विड अवस्था परिवर्तन होगा, वहीं पर गुप्त ऊष्मा यूज होगा, लेटेंट हीट यूज होगा। वहाँ पर स्टेट चेंज कर रहा है। स्टेट अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, या लिक्विड, उल्टा भी बोल दीजिए, लिक्विड से सॉलिड, तो वहाँ पर लेटेंट हीट का कंसेप्ट यूज होगा। लेकिन वहाँ पर गलन, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। लेकिन अगर लिक्विड से गैस जा रहा है तो वहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर एट मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर मान लीजिए सॉलिड को लिक्विड पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट पर जहाँ पर वो मेल्ट करता है, जैसे पानी और बर्फ़ का बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो उस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वहाँ पर उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ही रहेगा, यानी कि टेम्परेचर बदलेगा नहीं, जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उतना ही रहेगा, जब तक कि पूरा का पूरा सॉलिड वो लिक्विड ना बदल जाए। इस अवस्था परिवर्तन के दौरान उसका तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। अब इसका फार्मूला Q = mLF, LF मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि गलन। अब आइस का बात करें, आपको आइस का याद रखना है कि बर्फ़ का जो गुप्त ऊष्मा है वो कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और अगर यही 80 कैलोरी को 4200 से गुणा कर दें, ठीक है, 4200 से गुणा कर दें, तो ये ग्राम जो है वो बदल जाएगा kg में, और कैलोरी जो बदल जाएगा जूल में, क्योंकि कैलोरी को जूल में बदलने के लिए कितना चाहिए? 4.2, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए, क्योंकि डिवाइड में है, तो 1/1000 करेंगे, तो 1/1000 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 1000। तो
ये 336,000 ये होता। अगर इसको हम लोग करते 4200 से मल्टीप्लाई तो हम लोग क्या लिख दिए 336 गुने 10⁻³ जूल पर। लेकिन जनरली आपको यही कैलोरी वाला ही यूज होता है, कैलोरी वाला ही यूज होता है। ये 80 आपको याद रखना है। आगे बात करें, जब बर्फ़ को पिघलाते हैं तो जब तक पूरा बर्फ़ पिघल नहीं जाता तब तक संपूर्ण मिश्रण यानी कि बर्फ़ और पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। जब पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा तब उसका तापमान बढ़ना शुरू होगा। यही कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि लिक्विड जो है वो बदल रहा है गैस में। तो किस टेम्परेचर पे बदलेगा? बॉइलिंग पॉइंट पर। और जब तक पूरा लिक्विड गैस में बदल नहीं जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वही रहेगा। यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, वो जो उष्मा उसको कितना लगेगी टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सब्सटेंस, 1 kg सब्सटेंस का फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट पर। तो Q = mLV। लेटेंट हीट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 540 कैलोरी पर ग्राम या 2250 × 10⁻³ जूल पर kg। जब पानी को गर्म करते हैं तो जब तक पूरा पानी जलवाष्प में नहीं बदल जाता तब तक संपूर्ण मिश्रण जल और वाष्प का तापमान 100 डिग्री। यानी कि अगर किसी बर्तन में हम लोग पानी रखे हुए हैं और इसको बॉयल कर रहे हैं तो ये पानी जो है धीरे धीरे जलवाष्प में बदलेगी और जलवाष्प बाहर निकलेगा। जब तक ये पूरा पानी जलवाष्प नहीं बदल जाएगा तब तक इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब समझिएगा, गुप्त ऊष्मा के कारण, देखिए गुप्त ऊष्मा के कारण ही किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पर तथा सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर समान रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्योंकि जब तक कि कोई लिक्विड से, कोई मान लीजिए लिक्विड जो है वो पूरा वेपर में नहीं बदलता है तब तक उसका तापमान जो है उतना ही होगा जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और तब तक कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में नहीं बदलता है तब तक उसका तापमान उतना ही होगा जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है। यही होता है गुप्त ऊष्मा का कंसेप्ट। भाप से पकने पर जल से पकने की अपेक्षा अधिक आपको जलन होती है, अधिक जलन होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप रोटी से पकाइएगा तो रोटी से पकिएगा ज़्यादा जलन होगा पानी से पकने की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वो भाप से आप पक रहे हैं, भाप से। और भाप का जो बात करें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखिए कितना है, 540 है। वाटर का कितना, 540। लेकिन बर्फ़ का कितना है, 80 है। तो भाप का जो होता है पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए भाप से पक जाइएगा तो आपको ज़्यादा जलन होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो कॉन्सेप्ट तो वही समझ गए। स्टेट चेंज करने समय में जो टेम्परेचर होता है, जो फिक्स होता है, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनटू लिक्विड बाय द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी एंड ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि जब किसी सॉलिड में, जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ में कोई हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट होगा पानी में, बर्फ़ बनेगा पानी। तो जितना टेम्परेचर पर वो पूरा बर्फ़ पिघलेगा, जब तक पूरा बर्फ़ पिघलेगा नहीं तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, तो वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह वही टेम्परेचर जब वाटर बन रहा है आपका वाटर वेपर, तो जब जलवाष्प बन रहा है तो एक फिक्स टेम्परेचर पर बनेगा, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड इज ट्रांसफर्ड इनटू गैस वेपर बाय द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा देंगे तो उसका स्टेट चेंज करेगा लिक्विड से गैस, तो वो जिस टेम्परेचर पे होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब एक कंसेप्ट था आपका 12th क्लास में, वो बताता है कि जब भी किसी पदार्थ में इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी यानी कि कुछ भी अशुद्धि, जैसे दूध में नमक मिला दिए वो इम्प्योरिटी कहलाएगा। इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस कंसेप्ट को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर कुछ भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी में नमक मिला देंगे तो 100 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल करेगा। उसी तरह लिक्विड का बात करें, बर्फ़ का बात करें, अगर वो बर्फ़ 100 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस में अगर वो जमता था, अब 0 से कम में -4 में जमेगा। उसको और कम टेम्परेचर चाहिए जमने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना, एग्जाम में पूछता है। 50 ग्राम बर्फ़ को देखिए, 50 ग्राम बर्फ़ को गलाने में, पूरा गलाने में कितनी उसमें लगेगी, तो ये देखिए हम लोग का फार्मूला क्या लगेगा, Q = ml। लेकिन बर्फ़ को गला रहे हैं तो फ्यूजन LF,
तो मास कितना है 50 ग्राम। और बर्फ़ का देखिए, बर्फ़ का अगर बात करें, लेटेंट हीट ऑफ बर्फ़ आइस कितना है 80, और लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना है 540 था। देखिए कितना था, देखिए 540, याद रखना है 80 और 540 आपको याद रखना है। तो यहाँ पर तो बर्फ़ का बात कर रहे हैं, बर्फ़ गलेगा तो 80 होगा, पानी वाष्प बनेगा तो 540 होगा, ये याद रखना है। तो 50 × 80 कैलोरी कितना हो गया 4000 कैलोरी। याद देखिए आंसर आपको कैलोरी में ही देगा। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि बर्फ़ से पानी बनेगा तो आपको ये आइस वाला यूज़ करना है 80 कैलोरी पर ग्राम। या लेटेंट ऑफ वाटर का बात करें, पानी का बात करें, तो पानी से जब भी वाष्प बनेगा तो आपको 540 कैलोरी पर ग्राम ये वाला यूज़ करना है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा 80 ग्राम बर्फ़ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताइए। अब देखिए सबसे पहले समझिएगा, इसमें 3 स्टेप में ये काम होगा। पहला तो जब वो बर्फ़ था, तो बर्फ़ था तो एक तो -20, बर्फ़ कितना पर पिघलता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, तो एक तो -20 से 0 होगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बनेगा, यानी कि देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बनेगा, यानी कि यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। और तीसरा क्या है, अब जब पानी बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी का टेम्परेचर 0 से 50 होगा। 3 कंसेप्ट है, -20 से 0 तक वो बर्फ़ है, यानी कि बर्फ़ जो है उसका टेम्परेचर -20 से 0 होगा, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अवस्था बर्फ़ ही है। दूसरा क्या कंसेप्ट है, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर था और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बना, यानी कि यहाँ पर अवस्था चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। यहाँ पर लेटेंट हीट का यूज होगा। तीसरा क्या, पानी, यहाँ पर यह अवस्था सेम है, तापमान परिवर्तन हो रहा है। तो हम बताए थे जब भी आपका अवस्था परिवर्तन किए बिना तापमान चेंज होगा तो वहाँ पर स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट यूज होगा, MS डेल्टा टी। कितना हीट लगेगा, Q = MS डेल्टा टी। तो ये कितना हीट लगेगा बताइए, M है आपका कितना 80, बर्फ़ का मास देखिए 80 दिया है, 80 इंटू हम बताए थे बर्फ़ का 1/2 होता है, पानी का 1 होता है। स्पेसिफिक हीट का बात करें तो बर्फ़ का कितना होता है, बर्फ़ का होता है 1/2 और पानी का होता है 1। चूँकि यहाँ बर्फ़ है यहाँ 1/2 यूज करेंगे। इंटू टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, -20 से 0, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो 2 से कट जाएगा 10 बार में, 80 × 10 800 कैलोरी। अब समझिएगा, अब बर्फ़ से पानी बन रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगा, फ्यूजन LF। यहाँ क्या हो जाएगा, मास है आपका बर्फ़ का 80 और ये बर्फ़ का वो भी होता है 80, लेटेंट हीट, तो 80 × 80 6400 कैलोरी यूज हो गया। अब देखिए पानी है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा 0 से 50 में, तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अवस्था चेंज नहीं हो रहा है। तो MS डेल्टा टी, मास है आपका 80, पानी का कितना होता है 1, हम बताए थे बर्फ़ का होता है 1/2, पानी का 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 यूज करेंगे। 80 × 1 इंटू टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 50 से 0, यानी कि 0 से 50 यानी कि 50, तो क्या हो गया 80 × 50 हो जाएगा 4000 कैलोरी। तो टोटल हीट हम लोग को कितना लगा, बर्फ़ को हम लोग पानी बना रहे हैं -20 से 50, तो कितना हीट हो जाएगा, यहाँ 800, यहाँ पर 6400 और यहाँ पर 4000, तो कितना हो जाएगा 800 + 6400 + 4000, यानी कि 11200 कैलोरी ये आपका यूज होगा। आगे बात करते हैं, तो ये था आपका कंसेप्ट। अब हम लोग कैलोरीमेट्री समझते हैं। कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमेट्री एक इक्विपमेंट है जो कि यूज होता है आपका, जिसमें 2 मिक्सचर को मिलाते हैं, उसका मिक्स्ड तापमान डिसाइड करते, 2 या 3 मिक्सचर जो जितना भी लीजिए, 2 मिक्सचर 3 मिक्सचर, जनरली एग्जाम में आपको 2 मिक्सचर का क्वेश्चन पूछता है। पानी मिला दिए या बर्फ़ मिला दिए, पानी बर्फ़, या मान लीजिए पानी मिला दिए केरोसिन मिला दिए, तापमान कितना होगा, तो वो कैलोरीमेट्री डिसाइड करता है। मिश्रण का तापमान निकालने में इसका यूज होता है, ठीक है। यह उष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी को मापती है कि किसका हीट एनर्जी कितना लगेगा बर्फ़ को पानी बनाने में, पानी को बर्फ़ बनाने में, पानी बर्फ़ का मिक्सचर अगर होगा तो उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। कैलोरीमेट्री का बात करें तो ये इसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, कॉपर। कौन सा मटेरियल यूज होता है, कॉपर। ये आपको याद रखना, क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए कॉपर का यूज होता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेंड, यानी कि जो भी हीट लॉस्ट करेगा, जो एक वस्तु गर्म होगी और एक वस्तु ठंडी होगी, तो गर्म वस्तु जो है अपना हीट देगा ठंडी वस्तु को, तो गर्म वस्तु द्वारा जो हीट लॉस्ट किया जाएगा वही ठंडी वस्तु द्वारा हीट गेन किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए, अब देखिए इसको हम समझाते हैं ऐसे, एक बोतल में गर्म पानी है, गर्म पानी, और एक बोतल में ठंडा पानी, ठंडा पानी, दोनों को सटा दिए, दोनों क्या किए, सटा दिए।
क्या होगा, गर्म वाला क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, और ठंडा वाला क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एक का टेम्परेचर घटेगा, एक का बढ़ेगा। कब तक ये प्रक्रिया चलेगी, तब तक प्रक्रिया चलेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए, सेम ना हो जाए। यही कंसेप्ट को यूज करना है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, उसका 40 डिग्री सेल्सियस है और एक है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिला दिए तो इसका तापमान कितना होगा, 40 से 30 के बीच में होगा। 35 हो सकता है, 32 हो सकता है, 31 हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसका तापमान पे, उसका द्रव्यमान पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इसमें 40 kg है, 40 kg पानी है 30 डिग्री सेल्सियस पर, और इसमें आपको 1 kg पानी है आपको 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो किधर होगा, 30 के ज़्यादा क्लोज होगा टेम्परेचर, क्योंकि पानी जिसमें ज़्यादा है वो अपनी तरफ उस तापमान को खींच लेगा। इसी चीज़ को यहाँ यूज कर। देखिए मिक्सचर का तापमान कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए एक ठंडा बॉडी है, एक गर्म बॉडी है। गर्म बॉडी का तापमान है T1, ठंडा बॉडी का तापमान है T2। ठीक है, T2। तो जो मिक्सचर होगा उसका तापमान हमेशा T है मान लीजिए, तो T जो है हमेशा T1 यानी कि गर्म वस्तु का जो तापमान है उससे कम होगा और ठंडी वस्तु का तापमान से बड़ा होगा। ये भी कंसेप्ट आपको कैलोरीमेट्री ही बताता है। आगे समझते हैं। और ये मिक्सचर का तापमान निकालने के लिए रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी एसआई, रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम है उसके लिए एकदम हॉट टॉपिक है। ये बिहार एग्ज़ाम्स के में नहीं पूछता है, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं पूछा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे बच्चों के लिए है। रेलवे में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये फिक्स्ड है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा अगर उसमें साइंस का न्यूमेरिकल पूछता है तो। देखिए मिश्रण का तापमान हमेशा गर्म वस्तु से एवं ठंडू वस्तु के तापमान के बीच में होगा। जो गर्म वस्तु है उसके तापमान से कम होगा, ठंडी वस्तु के तापमान से ज़्यादा होगा। और इसमें क्या कंसेप्ट यूज होगा, गर्म वस्तु जो हीट लॉस्ट करेगी वो ठंडी वस्तु द्वारा जो हीट गेन होगा उसके बराबर होगा। यानी कि हीट लॉस्ट बाय गर्म वस्तु इक्वल टू हीट गेन बाय ठंडी वस्तु। आगे बात करते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ़ में मिला दिया जाता है, तो जो मिश्रण होगा उसका अंतिम तापमान क्या होगा। तो पहला क्या है, बर्फ़ है। पहला क्या देखिए, यहाँ बर्फ़ है कितना पर, 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ़ है 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पर। और दूसरा पानी है 300 ग्राम 25 डिग्री सेल्सियस। पानी है 300 ग्राम 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए पानी जो है वो हीट लॉस्ट करेगा, पानी हीट लॉस्ट करेगा क्योंकि पानी गर्म है और बर्फ़ ठंडा है। तो पानी द्वारा दी गई ऊष्मा कितना होगा, ms डेल्टा टी क्या हो जाएगा। m है पानी का 300, देखिए पानी का m है 300, s पानी का 1 होता है, बताते हैं पानी का s 1 होता है, बर्फ़ का हाफ होता है। पानी द्वारा जो आपका ऊष्मा हीट लॉस हुआ है 1 होगा इंटू 25। यहाँ पे 25 क्या है, जो टेम्परेचर में डिफरेंस है। मान लीजिए कि पानी अगर बर्फ़ को अगर पिघला रहा है तो कितना एनर्जी देगा, 25 से 0 पर जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा 25, तो 7500 कैलोरी। यानी कि अगर पूरा पानी जो हीट दे सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के लिए वो उसको लगेगा 7500 कैलोरी। अब मान लीजिए बर्फ़ का बात करें, बर्फ़ को पूर्णतः पानी में बदलने के लिए कितना ऊष्मा का आवश्यकता पड़ेगा, Q इक्वल टू mn, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जो है वो पानी में बदल रहा है, अवस्था चेंज हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 80 यानी कि 800 कैलोरी। यानी कि पानी जो मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है 7500, उससे कम है बर्फ़ द्वारा ली गई ऊष्मा। पूरा बर्फ़ पिघलेगा ही नहीं, यानी कि जो फाइनल मिक्सचर होगा जब तक पूरा बर्फ़ नहीं पिघलता है तब तक उसका तापमान 0 ही रहता है। ये हम बता चुके हैं, यही कंसेप्ट यूज होगा। क्योंकि पानी द्वारा दी गई ऊष्मा संपूर्ण बर्फ़ को पिघलाने में आवश्यक ऊष्मा से कम है। पूरा बर्फ़ को पिघलने के लिए हम लोग को उसका लेटेंट हीट चाहिए, तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू ml, यानी कि मास है बर्फ़ का 100 और L है 80, बर्फ़ का 80 होता है, तो 80 कैलोरी चाहिए। लेकिन पानी जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 0 पर आने के लिए वो मैक्सिमम हीट जो है वो 7500 दे सकता है। तो 7500 में कितना बर्फ़ पिघलेगा बताइए। 7500 में जो बर्फ़ पिघलेगा वो पिघलेगा, देखिए 8000 में आपका कितना पिघलता है, 8000 में 100, तो एक में कितना पड़ेगा 1000 बटा 8, तो 8000, तो 7000 में कितना पिघलेगा, इतना 3 0 कट गया, 700 बटा 8 यानी कि 8 8 64 और यहाँ पर हो जाएगा 6 0 8 7 56, 87 पॉइंट कुछ ग्राम बर्फ़ पिघल जाएगा। यानी कि 100 ग्राम में से 87 पॉइंट कुछ ग्राम पिघल जाएगा और 12 दशमलव कुछ ग्राम बर्फ़ जो है वो बचेगा। बर्फ़ का अगर 1 ग्राम भी बचा हुआ है तो मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बताए थे जब तक कि पूरा बर्फ़ नहीं पिघल जाएगा तब तक टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा, अतः मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो ये कंसेप्ट आपका यूज हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ़ 10 ग्राम पानी में
10 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है तो अंतिम तापमान क्या होगा। देखिए बर्फ़ जो है वो 10 ग्राम है 0 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 10 ग्राम वो 10 डिग्री सेल्सियस। पानी द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा कितनी होगी, अगर 10 से 0 जाता है तो एम एस डेल्टा टी, यानी कि एम हो गया 10, एस हो गया 1 और डेल्टा टी हो गया 10, तो यानी कि कितना हो गया 100 कैलोरी। 100 कैलोरी यूज हो गया। अब बर्फ़ का बात करते हैं। बर्फ़, टोटल बर्फ़ को अगर पिघलना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा। कुल बर्फ़ को पिघलाने में आवश्यक ऊष्मा कितना हो जाएगा 10 × 80 यानी कि 800 कैलोरी। लेकिन पानी कितना दे रहा है 100 ही कैलोरी दे रहा है। 100 कैलोरी में पूरा बर्फ़ कैसे पिघलेगा, पूरा बर्फ़ नहीं पिघल पाएगा। पानी द्वारा दी गई ऊष्मा संपूर्ण बर्फ़ को पिघलाने में आवश्यक ऊष्मा से कम है, अतः सम्मिश्रण का अंतिम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब देखिए पानी द्वारा दी गई ऊष्मा से पिघली गई बर्फ़ की मात्रा, ये जो पानी जो हीट दे रहा है उसे कितना बर्फ़ पिघलेगा, सब बर्फ़ नहीं पिघल पाएगा। पानी 100 ही कैलोरी दे रहा है तो 100 कैलोरी बटा 80 तो 1.25 ग्राम। 1.25 ग्राम जो है इस 10 ग्राम में से पिघलेगा। बाकी आपका देखिए 8.75 ग्राम जो है वो बर्फ़ ही रहेगा। ठीक है, 10 ग्राम बर्फ़ पिघल कर अब 8.75 ग्राम बर्फ़ रहेगा। और जब तक बर्फ़ टोटल नहीं पिघलेगा तब तक उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसलिए जो मिक्सचर है उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यही होगा आंसर। अब देखिए अगला 0 डिग्री सेल्सियस पर 540 ग्राम बर्फ़ को 80 डिग्री सेल्सियस पर 540 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम तापमान बताइए। देखिए बर्फ़ जो है उसका तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस, 540 ग्राम, 540 ग्राम बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और पानी जो है उसका मास है 540 ग्राम और टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। अब ये कितना हीट देगा अगर इसको पिघलाना है तो एम एस डेल्टा टी, मैक्सिमम हीट ये यही दे सकता है 540 × 1 × 80। और ये बर्फ़ जो है 0 डिग्री इसको अगर कर दे तो 540 ml हो जाएगा, क्योंकि पूरा बर्फ़ पिघलने के लिए इसको लेटेंट हीट के बराबर चाहिए। तो कितना हो जाएगा 540 × 80, क्योंकि मास है 540 और 80। अब देखिए ये भी 540 × 80 है, ये भी 540 × 80 है, यानी कि जितना हीट पानी दे रहा है उतना हीट बर्फ़ एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि दोनों सेम है। यानी कि पूरा का पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा। पानी द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा बर्फ़ को पूरी तरह पिघलाने में प्रयोग हो गई। लेकिन अभी तक देखिए बताए थे बर्फ़ जो है पूरा पूरा पिघल गया, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब अगर और हीट देते तो टेम्परेचर बढ़ता, लेकिन उतना ही हीट दिए जितना में बर्फ़ पिघला, इसलिए टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये 3 क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट पूरा बढ़िया से समझ में आ गया आपको। आगे समझते हैं ट्रिक एंड टेक्निक मिश्रण का ताप निकालने के लिए। यही ट्रिक का आप लोग यूज, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कंसेप्ट से, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक से। ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए बहुत तरह का मिक्सचर होता है, लिक्विड मिक्सचर, आइस वाटर मिक्सचर और वाटर वेपर मिक्सचर। 3 गो मिक्सचर आपको यूज होगा। लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, पानी के साथ आपका मरकरी, पानी के साथ किरासन तेल, पानी के साथ सरसों तेल, कुछ भी दे देगा। वो जनरली नहीं पूछता है, लेकिन हम कंसेप्ट बता देते हैं। लिक्विड मिश्रण का अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेंड। मान लीजिए कि एक लिक्विड जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है T1 है और एक लिक्विड जिसका टेम्परेचर कम है T2 है। तो T1 बड़ा है T2 छोटा, याद रखिएगा T1 बड़ा है T2 से। ठीक है, इस केस में क्या होगा, फाइनल मिक्सचर का तापमान T जो होगा वो T क्या होगा, वो T जो होगा वो T1 और T2 के बीच में होगा। T जो होगा वो T1 और T2 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। जो बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर पर है, जैसे कि ये वाला लिक्विड ज़्यादा टेम्परेचर में है, तो इसके द्वारा जो हीट लॉस्ट किया गया, कितना हीट लॉस्ट किया गया, एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T1 - T, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में डिफरेंस। तो T1 - T, एम एस T1 - T। और दूसरा जो बॉडी है वो हीट गेन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी, यानी कि T से T2 हो गया, तो क्या हो जाएगा T - T2। T2 से T हुआ तो T - T2। तो यही कंसेप्ट को आपको यूज़ करना है। आइस वाटर मिश्रण का अगर बात करें, बर्फ़ और पानी का, मान लीजिए बर्फ़ का था Ti क्या हो गया, बर्फ़, और T वाटर क्या हो गया, पानी। T हो गया मिश्रण का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MW TW - T इक्वल टू MI T - TI बटा 2 + 80, T - TI बटा 2 + 80। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी 30 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम पानी के साथ मिला दिया जाता है। दोनों पानी है तो S और S कट जाएगा, ये आसान है। अगर एक पानी एक केरोसिन होता तो दोनों का S अलग होता, लेकिन चूँकि दोनों पानी है तो दोनों का S कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर M1S1 T1 - T इक्वल टू M2S2 T - T2।
तो अब समझिएगा, एक पानी है जो ज़्यादा टेम्परेचर पर 10 पर और एक 30 पर है, यानी कि एक पानी जो है वो 10 पर है, दूसरा पानी 30 पर है, फाइनल टेम्परेचर T निकालना है। तो 30 - T और T - 10, यही कंसेप्ट यूज होगा। देखिए 30 - T और यहाँ T - 10, और एक का है 200, एक का है 100, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, क्या हो जाएगा 30 दूनी 60 - 2T = T - 10। अब 2T उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3T = और 10 इधर आ जाएगा, 60 + 10 70, तो T कितना हो जाएगा 70/3, यानी कि 23.33 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका है पानी पानी मिक्सचर का, यानी कि लिक्विड का ये क्वेश्चन था। अब आते हैं आइस वाटर, यानी कि बर्फ़ और पानी का। तो ये क्वेश्चन है 20 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम पानी को -10 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ़ से मिला देने पर मिश्रण का तापमान बताइए। तो ये फार्मूला वही वाला फार्मूला जो ऊपर में दिया हुआ था वो है। यहाँ देखिए m वाटर का मास कितना है 10 है, वाटर का मास कितना 10, देखिए 10 ग्राम पानी है, और टेम्परेचर 20 से कहाँ जा रहा है 20 से T पर, फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं T है, फाइनल टेम्परेचर T है, तो 20 - T = अब बर्फ़ का बात करें तो बर्फ़ का है मास 20, बर्फ़ का कितना बर्फ़ का मास 20 है, 20 × T -10/2, क्योंकि उसका टेम्परेचर -10 था, -10/2 + 80, तो क्या हो जाएगा 10 × 20 - T = 20 × T + 85। 85 क्यों हो गया, क्योंकि 2 से हो जाएगा ये 5 बार में, और माइनस प्लस हो जाएगा, 80 + 5 85 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से ये 20 कट गया, कितना हो जाएगा ये 20 - T = 2T + 85 दूनी 170, तो ये T इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3T, और 170 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 20 तो -150, T हो गया -50। अब समझिएगा इसमें कंसेप्ट क्या था। यदि तापमान आपका 0 डिग्री सेल्सियस से कम आए तो आपको 0 ही आंसर लेना है। हम लोग का तापमान कितना आया -50, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक का तापमान है -10 और दूसरे का तापमान है आपको कितना 20, तो ऐसा हो सकता है कि -10 से कम हो, नहीं हो सकता, और 20 से ज़्यादा हो, ये भी नहीं हो सकता है। -10 और 20 के बीच में होगा। जब भी पानी और बर्फ़ को मिलाएंगे और तापमान नेगेटिव में आ जाए, तापमान अगर आपको यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम बताए, आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही आंसर लेना है, उससे दूसरा आंसर नहीं लेना है। हमारा अंतिम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, यही हमको आंसर मारना है। आगे बात करते हैं वाटर वेपर मिक्सचर। वाटर वेपर मिक्सचर की बात करते हैं तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, m वेपर, ये वेपर का है, 640 - T = m वाटर T - TW। याद रखिएगा इसमें भी यदि तापमान आपको 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही आंसर लेना है, 100 से ज़्यादा आपको आंसर नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको 100 ग्राम जलवाष्प जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है उससे मिलाते हैं, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो ये फार्मूला लगा देते हैं, 100 × 640 - T = 10 × T - 20, कितना हो जाएगा 64, 100 - 10T = T - 20। तो यहाँ देखिए ये तो 0 0 कट गया था, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10T उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 11T, और 20 इधर आ जाएगा तो 64 20, तो T कितना हो जाएगा हमारा 583 डिग्री सेल्सियस। तो हम आपको बताए थे जब भी 100 से ज़्यादा आए तो उसको उतना आंसर नहीं लेना है, आंसर हम लोग को 100 से ज़्यादा आएगा तो 100 लेना है, 100 से कम आएगा तो वही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए हमारा आंसर आता है 87, तो 87 ही आंसर होता, लेकिन 100 से ज़्यादा अगर 101 भी आ जाता ना तो हमारा आंसर 100 ही होता। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। यही था हमारा मेन कंसेप्ट, जो मिक्सचर का जो क्वेश्चन पूछता है रेलवे, वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए, अब हम लोग समझते हैं एक और थ्योरी है, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। आपसे पूछेगा हीट एक्सचेंज का थ्योरी किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे प्रीवोस्ट ने दिया था। उष्मा विनिमय का नियम, तो ये भी पूछ देगा एग्जाम में, उष्मा विनिमय का नियम किसने दिया था, प्रीवोस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और ये 11th का सिलेबस है, ये आपको 10th में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सिलेबस है, आपको बुक कहेगा कि 10th तक का आपको सिलेबस पूछा जाएगा, लेकिन नहीं, वो 11th का टॉपिक भी टच करता है। तो याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये क्या कहता है, सभी वस्तुएं एक ही समय में उष्मा का विकिरण, उत्सर्जन और अवशोषण दोनों कर सकती है। यानी कि कोई वस्तु है वो हीट को उत्सर्जित भी कर सकती है, एमिट भी कर सकती है, और एब्जॉर्ब भी कर सकती है, अवशोषित भी कर सकती है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि उस बॉडी का तापमान 0 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन पर सभी बॉडी का आणविक गति जो है वो रुक जाता है, उसका मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो रुक जाता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर 0 से ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी बॉडी, जैसे मान लीजिए चाय का कप ले लीजिए, चाय का कप, आप बोलिएगा सर ये तो गर्म है, तो हीट रिलीज करेगा। हाँ, हीट रिलीज करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब भी करेगा। अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये धीरे धीरे ठंडा कैसे होगा।
ठीक है। हीट कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी करता है, लेकिन हाँ ज़्यादा मात्रा में रिलीज करेगा। देखिए रिलीज ज़्यादा होगा, एब्जॉर्ब कम होगा, इसी को समझिएगा। अगर कोई वस्तु गर्म है तो क्या होगा, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कम हीट एमिट कर रहा है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा है हीट एमिटेड से, इसीलिए वो वस्तु क्या है, गर्म है, यानी कि हीट को वो ज़्यादा अपने अंदर ले रहा है। लेकिन कोई वस्तु अगर ठंडी है तो हीट को एब्जॉर्ब कम कर रहा है, हीट को इमिट उत्सर्जित ज़्यादा कर रहा है, बाहर ज़्यादा निकाल रहा है, इसीलिए वो वस्तु गर्म है। याद रखिएगा, अगर हीट एब्जॉर्ब और हीट गर्म दोनों बराबर हो जाए, उस जब कोई वस्तु हीट एब्जॉर्ब और हीट एमिटेड दोनों बराबर हो, उस बॉडी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि वो वातावरण के तापमान के बराबर हो जाएगा। जो वातावरण का तापमान हो जाएगा वही तापमान उस बॉडी का होगा, उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। वो बॉडी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यही कंसेप्ट बताता है प्रीवोस्ट ने। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी कि न्यूटन के शीतलन के नियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के पर्पज़ से, या किसी भी एग्ज़ाम में इसका कंसेप्ट पूछ लिया जाएगा। इससे न्यूमेरिकल्स तो बिहार के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आरआरबी जो है इससे भी एग्ज़ाम में, इससे भी कंसेप्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है, रेलवे का एग्ज़ाम। अब समझिए ये कहता क्या है, ये कहता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय एनी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जो है जो आपका हीट लॉस करता है उसका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जो उसका मीन टेम्परेचर है और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, उसका ये कंसेप्ट बताता है, उसके बीच में डिफरेंस बताता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज है हीट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज यहाँ लिख देते हैं, यानी कि शीतलन की दर, शीतलन की जो दर है कि दर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तापांतर के। यही बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बस आप इतना याद रखिए कि शीतलन की दर जो है वो तापांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कंसेप्ट आपको समझाएंगे तो बाद में बहुत मज़ा आएगा। देखिए डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी इक्वल टू के टाइम्स, अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो के हो जाएगा, के टाइम्स, अब देखिए T1 + T2 बटा 2, ये एवरेज मीन टेम्परेचर है, T1 + T2 बटा 2 माइनस, और ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है T0। अब समझिएगा, जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है ना, उस डेल्टा क्यू की जगह टेम्परेचर डिफरेंस ले लेते हैं, T1 - T2। न्यूमेरिकल्स में T1 - T2 यूज करते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। डेल्टा क्यू की जगह T1 - T2 यूज करते हैं, बस वो यहाँ हम लिख दिए हैं। अब समझिएगा के क्या है, ये के है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अगर किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर दिया हुआ उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लगता है। T1 T2 क्या है, 2 टेम्परेचर ऑफ स्मॉल टाइम इंटरवल पर दिया हुआ 2 टेम्परेचर है। T0 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल। अब समझिएगा एक क्वेश्चन आप समझिएगा यहाँ पर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाले समय में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में उसको 5 मिनट का समय लगा है। अब बोल रहा है कि क्या वो 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसको क्या उतना ही समय लगेगा, 5 मिनट, ये समय पूछ रहा है। और याद रखिएगा 99% लोग क्या मार देंगे कि अगर 50 से 40 होने में 5 मिनट लगा है तो 40 से 30 होने में भी 5 मिनट लगेगा, और यहीं पे आंसर गलत हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पर कंसेप्ट आंसर क्या होगा, 5 मिनट से ज़्यादा ही समय लगेगा। क्यों, ये न्यूटन्स लॉ यही बोलता है कि जो तापांतर है, जैसे मान लीजिए शुरू में तापांतर कितना था किसी बॉडी का, 50 और 40, मान लीजिए 50 और 40 है, ठीक है। 50 से 40 होने में, और मान लीजिए यहाँ पर आपको ये भी दिया हुआ है कि आसपास का तापमान कितना है, आसपास का तापमान वो भी दिया हुआ, देखिए यह आसपास का तापमान दिया 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि शुरू में जो डिफरेंस था 50 और 20 के बीच में वो कितना था, 30, और 40 और 20 के बीच में कितना था, 40 और 20 के बीच में 20, तो यानी कि यहाँ पर तापांतर समझिएगा कितना है आपका, 30 का है, और यहाँ पर तापांतर ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, यह कम हो जा रहा है 10 का। तो जहाँ तापांतर ज़्यादा होगा वहाँ पर शीतलन का दर भी ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है, वो 50 से 40 होने में उसको जो टाइम लगा है,
40 से 30 होने में उसको और टाइम लगेगा, 30 से 20 होने में उसको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि शुरू में वो तेज़ी से टेम्परेचर गिरता है, शुरू में टेम्परेचर तेज़ी से गिरता है, लेकिन बाद में टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है। यही बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब समझिएगा, इसमें हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कैसे ये बनेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। देखिए 50 से 40 होने में उसको 5 मिनट का समय लगा, तो 40 से 30 होने में उसको कितना समय लगेगा। पहला केस लेते हैं 50 से 40 होने वाला, समझिएगा। इस केस पहला जो केस है इसमें हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे देखिए 50 से 40 हुआ तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी इक्वल टू के टाइम्स T1 प्लस T2 बटा 2 माइनस T0। यही है, देखिए यही तो है हमारा फॉर्मूला। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डेल्टा क्यू की जगह क्या ले लेंगे, T1 माइनस T2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 यानी कि 50 से 40 जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 बटा 5 इक्वल टू के टाइम्स और T1 प्लस T2 यानी कि 50 प्लस 40 बटा 2 माइनस और T0 की जगह जो हमारा आसपास का टेम्परेचर है T0, जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, वातावरण का तापमान है। तो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ये हो गया। तो यानी कि 50 में 40 हो गया 10 बटा 5 इक्वल टू के टाइम्स 90 बटा 2 बट माइनस 20, तो क्या हो गया 10 बटा 5 हो गया 2 और के इंटू 25, तो के कितना हो गया 2 बटा 25। तो पहला जो 50 से 40 गया वहाँ पर हम लोग को के का वैल्यू निकल गया और यही के का वैल्यू हम लोग को आगे यूज़ होने वाला है, आगे यूज होने वाला। क्या देखिए केस 2 में अब 40 से देखिए अब 40 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए कहाँ गया, यहाँ गया। हाँ देखिए 40 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए 40 माइनस 30 बटा डेल्टा टी, क्योंकि यही डेल्टा टी ही तो निकालना है, इक्वल टू के का वैल्यू तो हम लोग डाल लेंगे यहाँ पे 2 बटा 25 इंटू 40 प्लस 30 बटा 2, ये हो गया मीन टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो 10 बटा डेल्टा टी इक्वल टू 2 बटा 25, 35 माइनस 20। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका कितना हो जाएगा 15, 15 से काट दीजिए जहाँ तक कटता है, 2 से कट जाएगा 5 बार में और 15 बटा 25 कितना 5 से 3 बार, 5 से 5 बार में। ठीक है, 25 बटा 3, 25 बटा 3 आपका हो जाएगा टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी आपका 25 बटा 3, यानी कि इसको कैलकुलेट कीजिएगा लगभग कितना आएगा, लगभग आएगा आपका 8 पॉइंट समथिंग 8.33 मिनट। यानी कि किसी भी बॉडी का 50 से 40 होने में अगर 5 मिनट लग रहा है तो 40 से 30 होने में उसको 8.33 मिनट लगेगा, 5 से ज़्यादा लगेगा। समझ गए। तो यही कंसेप्ट बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखिए 30 से अगर 20 कीजिएगा ना, 30 से 20 टेम्परेचर में कमी कितना हो रहा है, टेम्परेचर में यहाँ भी 50 से 40 10 डिग्री सेल्सियस का कमी हो रहा है और यहाँ भी 10 डिग्री सेल्सियस ही कमी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पहले ज़्यादा था, 50 ज़्यादा है और 40 यहाँ कम है, 50 से 40 हो रहा है, यानी कि जो 50 से 30 के बीच का डिफरेंस कितना है 30 है और यहाँ 40 से 30 हो रहा है, तो 40 से 30 का डिफरेंस कितना 20 है। यानी कि जहाँ पर तापांतर ज़्यादा होगा वहाँ पर शीतलन का दर भी ज़्यादा होगा। यही बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। शीतलन की दर जो है वो तापांतर पर डिपेंड करता है। क्योंकि शुरू में टेम्परेचर 50 था तो 50 का सराउंडिंग से डिफरेंस कितना है 30 है और 40 का डिफरेंस 20 है। तो जहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ शीतलन का दर भी ज़्यादा होगा, यानी कि 50 से 40 जल्दी वो ठंडा हो जाएगा, इसीलिए 5 मिनट ही समय लगा और 40 से 30 में उसको ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए उसको 8.33 मिनट लगा। आंसर होगा ये। अब आगे हम लोग बात हैं, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। 90 से 80 होने में अगर उसको 10 सेकेंड का समय लगा है तो 80 से 70 होने में कितना समय लगेगा। दोनों समय इसका डिफरेंस जो है, दोनों जगह टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री का ही अंतर है। अब वातावरण का तापमान आपको दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो वही करेंगे। पहला केस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला हो गया के इंटू T1 प्लस T2 बटा 2 माइनस T0। T0 क्या है वातावरण का तापमान और T1 क्या है पहला, T2 क्या है दूसरा। ठीक है, और जब भी न्यूमेरिकल बताएंगे डेल्टा क्यू की जगह T1 माइनस T2 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 80 बटा 10 इक्वल टू के टाइम्स 90 प्लस 80 बटा 2 माइनस 25। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 बटा 10 कट जाएगा, के इंटू 90 80 170 बटा 2 माइनस 25, 170 बटा 2 कितना हो जाएगा बताइए 85, 85 माइनस 25 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 60। तो के हो जाएगा हमारा 1/60, के हमारा कितना आ गया 1/60। इसी के को यहाँ यूज करेंगे, हमारा आ जाएगा 80 माइनस 70 बटा टी, यही तो पूछ रहा है, टी या डेल्टा टी जो भी लिखिए बात बराबर है। अब के जगह डाल देंगे, इससे हमारा टी का वैल्यू हो जाएगा 12 सेकंड। यहाँ समझिए 90 से 80 होने में 10 सेकंड लगा, तो 80 से 70 होने में 12 सेकंड लगेगा, जो कि ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि देखिए पहले जो डिफरेंस था 90 से 25 का वो ज़्यादा था
और 80 से 25 का डिफरेंस कम है, तो जहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ शीतलन का दर भी ज़्यादा होगा, जल्दी शीतलित हो जाएगा। 90 से 80 जल्दी हो जाएगा 10 सेकंड में, और 80 से 70 में टेम्परेचर कम है, इसलिए शीतलन की दर भी कम होगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 12 सेकंड यहाँ टाइम लगेगा। यही कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं, एक और प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछता है। देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग पढ़ चुके थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवगाद्रो लॉ, गैलुसेक्स लॉ, सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। हम बता दिए थे पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये किस लॉ में होता है बताइए? ये होता है, सॉरी, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये किस लॉ में होता है? चार्ल्स लॉ बोलता है। भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ये होता है बॉयल्स लॉ, ये होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स, ये किस लॉ में होता है? अवगाद्रो लॉ में। और टोटल फार्मूला को अगर इंक्लूड कर देंगे तो पी भी इक्वल टू एनआरटी आता है, जो कि जहाँ पर आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट, और आर का वैल्यू कितना होता है? 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, या इसी को लिख सकते हैं 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या इसी को 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन भी बोल सकते हैं। तीनों वैल्यू है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है 8.31, ये पहला वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। आप समझिए, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे क्या? सी, हीट कैपेसिटी पढ़े थे। हीट का सी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? क्यू बटा टी, यानी कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए किसी भी बॉडी का, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, उसको सी से दिखाते हैं। अगर हीट कैपेसिटी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, तो उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको CP से दिखाते हैं, CP। और वही अगर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का बात करें तो वो CB हो जाता है, CP। और ये CP और CB का कंसेप्ट एग्जाम में काफ़ी पूछता है। जैसे CP और CB में से घटा देंगे तो इसका आंसर R आएगा। ये वही R है जो गैस कांस्टेंट है। CP माइनस CV इक्वल टू R, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस फार्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा। और अगर CP से CB को डिवाइड कर देंगे, CP बटा CB को डिवाइड कर देंगे, इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। और ये गैसेज में होता है, गैस में इसका बहुत यूज होता है। जैसे अगर आपसे पूछ दे मोनो एटॉमिक गैस में इसका क्या वैल्यू होगा, क्या देखिएगा? मोनो एटॉमिक गैस, जैसे मान लीजिए कौन हो गया? हीलियम देखिएगा, मोनो एटॉमिक हो गया। डाई एटॉमिक यानी कि H2, N2, O2, ये डाई एटॉमिक है, क्योंकि H और H दोनों साथ में रहेगा हमेशा, ठीक है। पॉली एटॉमिक में क्या हो जाएगा? आपका पॉली एटॉमिक में हो जाएगा S8, सल्फर 8, फॉस्फोरस 4, ये आपका हो जाएगा पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो कभी भी आपका मोनो एटॉमिक है तो उसमें अकेला रहेगा, जैसे हीलियम। इसमें क्या होगा? CV का वैल्यू होता है 3/2R, ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है। मोनो एटॉमिक में CV का वैल्यू 3/2R होता है, CP का वैल्यू 5/2R होता है। ये आपको क्या बोलते हैं? BSSC CGL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोनो एटॉमिक गैस में CP और CV का वैल्यू क्या होगा? 5/2R और 3/2R। याद रखिए, CP में से CV को अगर घटाइएगा, CP माइनस CV, तो आपका कितना हो जाएगा? 5/2R माइनस 3/2R, आंसर हो जाएगा R। यही तो हमें बताया है, CP माइनस CV आपको R। आप कोई एक याद रख लीजिए, चाहे तो CP याद रख लीजिए या CV याद रख लीजिए, दूसरा अपने निकल जाएगा R से घटा के। CP याद रखते हैं अगर मान लीजिए बड़ा वाला, तो उससे R घटा देंगे तो आपको छोटा वाला निकल जाएगा, ठीक है। और याद रखिए गामा क्या हो जाएगा? गामा CP बटा CV को बोलते हैं गामा। CP यानी कि 5/2R और 3/2R, तो कितना हो जाएगा? 5/3। R कट जाएगा, 2 कट जाएगा, केवल 5/3 बचेगा। और 5/3 का वैल्यू कितना होता है? 1.67 इसका वैल्यू होता है। डाई एटॉमिक गैस का बात करें तो यहाँ पे CP का वैल्यू होता है 7/2R। R जोड़ते जाइए, याद रखिए R जोड़ते जाइए, इसमें R जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7/2R, इसमें भी R जोड़ देंगे तो 5/2R, याद रखिएगा यही होता है। और गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7/5, क्योंकि ये कट जाएगा, केवल 7 और 5 बटेगा। गामा होता है CP बटा CV, CP यानी कि 7, CV बटा यानी कि 5, 7/5, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.4। कभी कभी इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 भी एग्जाम में लिख लिया जाता है, अगर 1.5 दिया रहे तो ले लिया जाता है। उसके बाद पॉली एटॉमिक का बात करें, पॉली एटॉमिक में एक कंसेप्ट याद रखना है, CP = 6 + FR/2 और CV = 8 + FR/2। ये बोलिएगा F क्या होता है, तो याद रखिएगा F को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, F को बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका मोनो एटॉमिक का बात किया, F क्या होगा? अगर डाई एटॉमिक का बात किया, F क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मोनो एटॉमिक में F का वैल्यू क्या होगा? डाई एटॉमिक में F का वैल्यू क्या होगा? देखिए, जैसे मोनो एटॉमिक का बात करते हैं तो CV हमारा कितना है? ये उल्टा लिख दिया हम, सॉरी, ये यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। ये होगा आपका CP, ये होगा CV,
ठीक है, उल्टा लिख दिया था। अब देखिए Cp और Cv का वैल्यू समझते हैं। Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, मोनो एटॉमिक में 5/2r, जबकि है कितना 8 + f r/2। देखिए यहाँ पर मोनो एटॉमिक था, Cp का वैल्यू आया था 5/2r, और यहाँ पर कितना है 8 + f r/2। तो r/2 कट गया, r/2 कट गया, क्या बचा 8 + f = 5, यानी कि f हो गया हमारा -3, f हो गया हमारा -3। f का वैल्यू कितना हो गया -3, यानी कि अगर मोनो एटॉमिक का बात करें तो मोनो एटॉमिक में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम -3 होता है, -3 लिख लीजिए यहाँ पर -3, f = -3। ठीक है। हाँ, अब बात करें डाई एटॉमिक का बात करें। डाई एटॉमिक में हमारा f कितना होता है -1, f होता है -1। ठीक है, f होता है -1। ट्राई एटॉमिक में f होता है 0। ट्राई एटॉमिक अगर बात करें, ट्राई एटॉमिक में f का वैल्यू याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछ देता है एग्जाम में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक में कितना है, डाई एटॉमिक में कितना है और ट्राई एटॉमिक में कितना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक में 0 हो जाता है, तो जब 0 डाल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 + 0/2 यानी कि 4r हो गया Cp, और Cv कितना हो गया 3r। तो Cp/Cv कितना हो गया 4/3 यानी कि 1.33। यानी कि आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि गामा का वैल्यू जो है मोनो एटॉमिक में 1.67, डाई एटॉमिक में 1.40 और ट्राई एटॉमिक में आपका क्या हो जाएगा 1.33। और अगर पॉली एटॉमिक का बात करें तो Cp और Cv को डिवाइड करेंगे तो r/2 कट जाएगा, 8 + f/6 + f। अगर आपको f का वैल्यू याद है, जैसे मोनो एटॉमिक में f का वैल्यू -3 होता है, तो यहीं पर डाल दीजिएगा -3, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/3। देखिए वही आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्टली। तो आप पॉली एटॉमिक अगर आप याद रखे हुए हैं गामा का वैल्यू, तो आप इससे Cp भी निकाल सकते हैं। देखिए Cp यहाँ से और Cv यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था आपका कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। हाँ देखिए, गैस लॉ में हम लोग क्या पढ़े हुए थे, पहले पढ़े हुए थे P1 V1/N1 T1 = P2 V2/N2 T2। और इस पर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखे थे, ये आपको मिलेगा केमिस्ट्री वाले टॉपिक में। केमिस्ट्री जहाँ पढ़ाए थे वहाँ पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ और फार्मूला भी होता है, 3 फार्मूला जो बार बार एग्जाम में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि P v का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, T v का पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, और T p का पावर 1 - गामा बटा गामा बराबर कांस्टेंट। ये तीनों फार्मूला का यूज कभी कभी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। जैसे आरआरबी में एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें इस न्यूमेरिकल का यूज हुआ था। अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा अभी तक तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, और ये बिहार के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये चीज़। ये सिर्फ रेलवे एग्जाम में पूछ सकता है अगर टफ क्वेश्चन बनाना रहा तो। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था आपको महेंद्रू वाला सेट में, इसमें हम देखे थे महेंद्रू का एग्ज़ाम था, आरआरबी वाला, आरआरबी महेंद्रू, तो वहाँ पे पूछा था एक परमाणविक गैस, तो यहाँ पे हो गया मोनो एटॉमिक, 17 डिग्री सेल्सियस पर अचानक अपनी वॉल्यूम का 1/8 तक संपीड़ित हो जाता है। यानी कि जितना उसका पहले वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 1/8। तो संपीड़न के बाद तापमान बताइए, और गामा का वैल्यू 1.5 लेने के लिए बोल रहा है। क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है, देखिए मोनो एटॉमिक गैस, तो गामा का वैल्यू कितना है 1.67 होता है, 1.67 5/3। लेकिन आपको एग्जाम में बोल दिया है 1.5 लेने के लिए, 1.5 आपको लेने के लिए बोल दिया है, आपको 1.5 ही लेना है। गामा को 1.5 अप्रॉक्सीमेटली लिया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टी भी का पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, यानी कि T1 V1 का पावर गामा -1 = T2 V2 पावर गामा -1। गामा चूँकि मोनो एटॉमिक है तो 1.5 हो गया। अब देखिए T1/T2 अगर हम लोग निकालेंगे तो V1 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा V2/V1 का पावर गामा -1। तो V2/V1 कितना हो जाएगा, चूँकि पहले 8 था तो अब 1/8 हो गया, तो 1/8 का पावर गामा यानी कि 1.5 - 1 यानी कि 1/8 का पावर, ये 0.5 हो जाएगा यानी कि 1/2। 1/8 का पावर 1/2 हो जाएगा 1/2√2। क्यों, देखिए 8 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, ठीक है। तो 2 के बदले तो 1 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 2 में रूट लग जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, T1 हमको दे दिया है 17 डिग्री सेल्सियस यानी कि 290 केल्विन, तो 290 केल्विन बटा T2 = 1/2√2। तो T2 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 290 × 2√2 यानी कि 820 केल्विन। अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.41 लिखेंगे √2 को, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 820 केल्विन। हमको नहीं लगता है कि 99.99% आदमी इस क्वेश्चन को नहीं बनाया होगा। तो देखिए टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए, बेसिक चीज़ भी समझ लिए,
और ईजी से ईजी क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। कुछ MCQ आपके लिए हम बना दिए यहाँ पर। देखिए कुछ MCQ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये सारा MCQ है आपका, इतना बताने जाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, यहाँ तक है आपका MCQ। तो ठीक है, आज का वीडियो मेरा इतना ही रहेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा।